नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम अध्याय पर बात कर रहे हैं और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सही कहा। वो सिर्फ भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि एक तरह से आधुनिक भारत के निर्माता, दुनिया में भारत की आवाज और हाँ, बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू भी। बिल्कुल। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, कुछ स्रोत हैं जो उनके जीवन, उनके विचारों, राजनीति, उनकी उपलब्धियों और हाँ, आलोचनाओं पर भी रोशनी डालते हैं। जी। उनके शुरुआती जीवन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक और फिर उनकी विरासत तक की काफी जानकारी है। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के जरिए पंडित नेहरू की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझें। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने इतिहास के एक बहुत नाजुक मोड़ पर भारत को संभाला। जी। तो चलिए इन दस्तावेजों के आधार पर उनके जीवन और उस समय का विश्लेषण शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें न सिर्फ उनके फैसलों को समझने में मदद करेंगे, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि कैसे उनके जो अनुभव थे, खासकर पश्चिमी शिक्षा के, और जो भारत की जमीनी हकीकत थी, हाँ, उनके बीच का जो एक द्वंद्व सा था, वो उनकी सोच और नीतियों में लगातार झलकता रहा। और शायद यही उनकी कहानी को इतना पेचीदा और दिलचस्प बनाता है। चलिए शुरुआत उनके जन्म से ही करते हैं। 14 नवंबर 1889, इलाहाबाद, जिसे अब हम प्रयागराज कहते हैं। जी। वो एक जाने माने कश्मीरी पंडित ब्राह्मण परिवार से थे। पिता मोतीलाल नेहरू, वो खुद एक बहुत बड़े वकील और कांग्रेस के अहम नेता थे, और माँ थी स्वरूप रानी नेहरू। हाँ, तो मतलब घर का माहौल ही वैसा था, राजनीतिक बौद्धिक बहसें होती होंगी। हाँ बिल्कुल। उनकी शिक्षा भी वो भी काफी इम्प्रेसिव रही। शुरुआती पढ़ाई तो घर पर हुई, फिर 1905 में वो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड, हाँ। पहले हैरो स्कूल, फिर कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से नेचुरल साइंसेज में डिग्री ली और उसके बाद लंदन के इनर टेम्पल से कानून की पढ़ाई की। बैरिस्टर बनकर 1912 में भारत लौटे। और यहीं पर वो बात आती है जिसकी मैं कह रहा था, वो संगम और वो द्वंद्व। एक तरफ वेस्टर्न लिबरलिज्म, साइंस, पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन की गहरी समझ, और दूसरी तरफ भारत का उपनिवेशी शासन, यहाँ की सामाजिक हकीकतें, पिछड़ापन। स्रोत यही बताते हैं कि इस अनुभव ने उनके वर्ल्ड व्यू की नींव रखी। एक आधुनिक साइंटिफिक भारत का सपना, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ भारत। भारत लौटते ही वो राजनीति से जुड़ गए। 1912 में बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने पहली बार हिस्सा लिया। जी। ऐसा लगता है कि शुरुआत में उनके विचार थोड़े नरमपंथी नेताओं जैसे थे। हाँ, शुरुआत में। लेकिन फिर एक बड़ा मोड़ आया। 1916 में महात्मा गांधी से मुलाकात। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। स्रोत बताते हैं कि ये मुलाकात उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट जैसी थी। इससे वो जमीनी राजनीति और आम लोगों के संघर्षों से जुड़े। और फिर 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसकी क्रूरता ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। ब्रिटिश राज के प्रति उनका नजरिया ही बदल गया। हाँ, गांधी का प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, वो एक तरह से नैतिक और इमोशनल भी था। और जलियांवाला बाग जैसी घटनाओं ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि भाई सिर्फ अर्जियों और प्रस्तावों से बात नहीं बनेगी, आज़ादी ऐसे नहीं मिलेगी। सही। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इन एक्सपीरियंसेस ने उन्हें एक रिफॉर्मिस्ट से एक एक्टिव फ्रीडम फाइटर में बदल दिया। अब वो टकराव के लिए तैयार थे। इसके बाद तो वो पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। असहयोग आंदोलन जो 1920-22 में चला, उसमें सक्रिय रहे। जी। और 1920s के दशक तक वो कांग्रेस के एक प्रमुख युवा नेता बन गए थे। थोड़े रैडिकल विचारों वाले भी, समाजवाद से काफी प्रभावित थे और भारत के लिए एक वैज्ञानिक और बराबरी पर आधारित भविष्य देखना चाहते थे। फिर 1927 में उन्हें ब्रुसेल्स भेजा गया, लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर। यह भी एक अहम घटना लगती है। निश्चित रूप से। स्रोत इसे उनके विचारों के इंटरनेशनलाइजेशन की तरह देखते हैं। वहां उनकी मुलाकात दुनिया भर के एंटी कॉलोनियल नेताओं से हुई। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखा। अच्छा। इससे उनकी सोच और उनकी स्ट्रैटेजी दोनों को एक नई धार में ले कह सकते हैं। और फिर आया 1929 का वो ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन। वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और सबसे बड़ी बात, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। हाँ, पूर्ण स्वराज। 31 दिसंबर 1929 की रात रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया गया और ये तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ये
पूर्ण स्वराज का नारा ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजिक लीप थी। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ लक्ष्य बदलना नहीं था, बल्कि ये स्वतंत्रता आंदोलन की जो साइकोलॉजिकल एनर्जी थी उसे बदलना था। अच्छा। अब कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं, कोई समझौता नहीं, सिर्फ पूरी आजादी। और नेहरू इस संकल्प के मुख्य प्रस्तावक और प्रतीक बनकर उभरे। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें उनकी सक्रिय भूमिका रही। कई बार जेल भी गए। हाँ, लगभग 9 साल। कुल मिलाकर करीब 9 साल जेल में बिताए। और इसी दौरान उन्होंने वो महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और अपनी आत्मकथा। जेल का ये जो एकांत था, ये उनके लिए एक तरह से गहन चिंतन और लेखन का समय बन गया। ये किताबें सिर्फ यादें नहीं है, ये उनके विचारों का दस्तावेज हैं। इतिहास की उनकी समझ क्या थी, भारत के भविष्य को वो कैसे देखते थे, ये सब उनमें दिखता है। और द्वितीय विश्व युद्ध पर उनका स्टैंड देखिए, फांसीवाद का कड़ा विरोध, लेकिन ब्रिटिश मदद तभी जब भारत की आजादी की शर्त मानी जाए। हाँ, ये उनकी राजनीतिक समझ दिखाता है। बिल्कुल, स्रोत भी यही इंगित करते हैं। आखिरकार 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन साथ में विभाजन का दर्द भी था। हाँ, होत राजी। नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। अब उनके सामने चुनौतियां पहाड़ जैसी थीं। विभाजन की हिंसा, लाखों शरणार्थी, इतनी सारी रियासतों को भारत में मिलाना और एक नए राष्ट्र की नींव रखना, बहुत कुछ था। बहुत कुछ। अब उनकी घरेलू नीतियों पर आते हैं। लोकतंत्र पर उनका जोर तो एकदम साफ था। संविधान सभा का समर्थन किया, स्वतंत्र चुनावों की परंपरा डाली, संसद और न्यायपालिका को मजबूती दी। ये सब उनकी प्राथमिकताएं थीं। और स्रोत इस बात को अंडरलाइन करते हैं कि विभाजन और इतनी उथल-पुथल के बावजूद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के प्रति उनकी जो कमिटमेंट थी वो अटूट रही। हाँ, ये उस दौर में कोई छोटी बात नहीं थी। कई नए आजाद देश तानाशाही की तरफ मुड़ रहे थे। सही कहा। आर्थिक मोर्चे पर उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया, मतलब सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों की भूमिका। जी। 1950 में योजना आयोग बनाया गया और फिर पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई। पहली योजना तो कृषि पर थी, लेकिन दूसरी योजना 1956 से भारी औद्योगिकरण पर जोर देती थी। इसे महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। हाँ, महालनोबिस मॉडल। लक्ष्य था बड़े उद्योगों की नींव रखकर आत्मनिर्भरता हासिल करना। स्टील प्लांट, बिजली परियोजनाएं, इन पर बहुत जोर था। हाँ, और यहाँ एक अहम बात जो इन स्रोतों से निकलती है वो ये है कि नेहरू का योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं पर जोर सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल नहीं था। अच्छा। ये नेशन बिल्डिंग का एक सेंट्रल टूल था। जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनको प्रायोरिटी के हिसाब से डायरेक्ट करना, रीजनल इनइक्वालिटीज को कम करने की कोशिश करना, और सबसे जरूरी एक साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देना। लेकिन क्या इसी मॉडल की आलोचना भी होती है, जिसे आपने पहले जिक्र किया था? बिल्कुल बिल्कुल होती है। स्रोत ये भी बताते हैं कि इसी मिक्स्ड इकोनॉमी और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के मॉडल में कहीं ना कहीं कंट्रोल और परमिट व्यवस्था के बीच थी। अच्छा। जिसे बाद में लाइसेंस राज कहा गया, और इसकी आलोचना हुई कि इसने कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप को रोका। हाँ, लाइसेंस राज। साथ ही भारी उद्योगों पर इतना ज्यादा जोर देने से क्या कृषि क्षेत्र को उतनी प्राथमिकता मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, इस पर भी बहस होती है, खासकर जब हम बाद के खाद्य संकटों को देखते हैं। कृषि के लिए उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 शुरू किया था, और बड़े बांधों को तो उन्होंने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। कोशिशें तो हुई खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की। हाँ, कोशिशें जरूर हुई, लेकिन स्रोतों का विश्लेषण करें तो लगता है कि शायद प्राथमिकता और जो रिसोर्स एलोकेशन था वो उतना नहीं था जितना भारी उद्योगों के लिए था। ये एक बहुत मुश्किल संतुलन साधने की कोशिश थी, जिसके नतीजे मिले जुले रहे, कह सकते हैं। शिक्षा और विज्ञान पर उनका जोर वो तो निर्विवाद लगता है। IITs 1951 से IIMs, एम्स, एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1948, ISRO की नींव 1962 में इनकोस्पार के रूप में, UGC, ये सब उनके कार्यकाल की ही देन है। निश्चित तौर पर स्रोत इसे उनके आधुनिक भारत के विजन का सबसे साफ प्रतिबिंब मानते हैं। उनका मानना था कि भारत का भविष्य साइंस, टेक्नोलॉजी और हायर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट पर टिका है। हाँ। ये इंस्टीट्यूशंस सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं थे, ये उस साइंटिफिक टेम्पर या वैज्ञानिक मिजाज को विकसित करने के केंद्र थे जिसकी वो अक्सर बात करते थे। सही। अच्छा, अब विदेश नीति की बात करते हैं। यहाँ सबसे पहले तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नैम का जिक्र आता है। हाँ, नैम। कोल्ड वॉर का दौर था, अमेरिका और सोवियत संघ के दो खेमे थे।
भारत ने कहा हम किसी गुट में नहीं जाएंगे। नेहरू, मिस्र के नासिर और युगोस्लाविया के टीटो ये इसके मुख्य सूत्रधार थे। नैम उस समय एक बहुत ही बोल्ड और ओरिजिनल आइडिया था। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ दो गुटों से दूरी बनाना नहीं था। अच्छा। ये नए आजाद हुए एशिया और अफ्रीका के देशों के लिए एक तीसरा रास्ता बनाने जैसा था, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति तय करने और ग्लोबल मामलों में अपनी आवाज उठाने का एक मंच। इसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉरल और पॉलिटिकल बढ़त दिलाई। चीन के साथ शुरुआत तो अच्छी हुई थी। पंचशील समझौता 1954, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा। हाँ, वो दौर भी था। लेकिन अंत बहुत दुखद रहा। 1962 का युद्ध और उसमें भारत की हार। ये नेहरू के कार्यकाल की शायद सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक मानी जाती है। स्रोत इस पर कई अलग अलग नजरिए पेश करते हैं। जैसे कि क्या ये चीन की नीयत को समझने में एक आइडियलिस्टिक चूक थी? क्या हमारी मिलिट्री तैयारी कम थी? इस हार ने न सिर्फ भारत के मोराल को तोड़ा, बल्कि स्रोतों के मुताबिक इसने नेहरू के राजनीतिक और व्यक्तिगत कद को भी बहुत गहरा धक्का पहुंचाया। ये तो है। सवाल ये भी उठता है कि क्या इस युद्ध ने उनके घरेलू राजनीतिक दबदबे को भी कमजोर किया? और कश्मीर का मुद्दा 1947-48 के युद्ध के बाद वो इसे संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में ले गए थे। ये एक और ऐसा फैसला है जिस पर स्रोत लगातार बहस करते नजर आते हैं। कुछ मानते हैं कि ये उस समय की सिचुएशन में एक जरूरी डिप्लोमेटिक कदम था, और दूसरे मानते हैं कि इससे मामला बेवजह अंतर्राष्ट्रीय बन गया और समस्या और उलझ गई। स्रोतों में इस पर कोई एक आम राय नहीं मिलती, जो दिखाता है कि ये कितना कॉम्प्लेक्स इशू था और है। तो जाहिर है उनकी आलोचनाएं भी होती हैं, जैसा कि स्रोतों में दर्ज है। मुख्य रूप से 1962 के युद्ध के लिए चीन नीति का गलत आकलन करने पर। हाँ, वो सबसे बड़ी आलोचना है। आर्थिक मोर्चे पर कृषि पर उतना ध्यान न देने की बात कही जाती है। लाइसेंस राज की शुरुआत का जिक्र आता है और कश्मीर को यूएन ले जाने के फैसले की भी आलोचना होती है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये आलोचनाएं भी उसी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का हिस्सा है जिससे उनकी उपलब्धियां निकली हैं। मतलब ये है कि स्रोत हमें यही दिखाते हैं कि नेशन बिल्डिंग का रास्ता सीधा नहीं होता। बड़े विजन के साथ बड़ी चुनौतियों और गलतियों की संभावना भी जुड़ी होती है। इन आलोचनाओं को देखना उनकी विरासत को एक बैलेंस नजरिए से समझने के लिए जरूरी है, न कि सिर्फ तारीफ या बुराई करने के लिए। व्यक्तित्व की बात करें तो वो सेक्युलरिज्म के बड़े समर्थक थे, मॉडर्निटी और साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा देते थे। बच्चों में बहुत पॉपुलर थे, चाचा नेहरू कहलाए और उनका जन्मदिन बाल दिवस बन गया। और हाँ, एक बेहतरीन लेखक भी थे। उनकी धर्मनिरपेक्षता सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन नहीं थी। विभाजन के बैकग्राउंड में भारत की यूनिटी और डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए ये एक बहुत जरूरी सिद्धांत था, जैसा स्रोत बताते हैं। उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिर्फ लैब्स तक सीमित नहीं था, वो उसे समाज के सोचने के तरीके में लाना चाहते थे। ये उनके व्यक्तित्व के सेंट्रल पिलर्स थे जो उनकी पॉलिसीज में भी दिखे। 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया। लगभग 17 साल प्रधानमंत्री रहे, जो अपने आप में जी सबसे लंबे समय। तो निष्कर्ष के तौर पर स्रोत यही दिखाते हैं कि नेहरू ने स्वतंत्र भारत को लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, आधुनिक विज्ञान और उद्योग की बहुत मजबूत नींव दी। बिल्कुल। आलोचनाओं के बावजूद राष्ट्र निर्माता के रूप में उनकी भूमिका को स्रोत बड़े पैमाने पर स्वीकार करते हैं। उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए, एक विजन दिया, एक दिशा दी और भारत को ग्लोबल स्टेज पर स्थापित किया। उनके फैसले, उनकी दूरदर्शिता और हाँ, उनकी कुछ गलतियां और चूक, ये सब मिलकर आज के भारत की कहानी का ताना बाना बनता है। उनकी विरासत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो पंडित नेहरू का मूल्यांकन वाकई एक बहुस्तरीय मल्टी लेयर्ड प्रक्रिया है। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत की शुरुआती दशा और दिशा तय की और उसकी छाप आज भी महसूस होती है। हाँ, और इन स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर एक विचार जरूर मन में आता है। नेहरू की वैज्ञानिक और औद्योगिक दृष्टि ने भारत को एक निश्चित रास्ते पर डाला, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सोचिए, अगर स्वतंत्रता के तुरंत बाद प्राथमिकताएं थोड़ी अलग होती। अच्छा, किस तरह से? मान लीजिए अगर कृषि या ग्रामीण विकास पर उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जोर और संसाधन लगाए गए होते जितना भारी उद्योगों पर लगाए गए, तो आज भारत का सामाजिक आर्थिक लैंडस्केप कैसा होता?
क्या विकास का स्वरूप ज्यादा इंक्लूसिव होता, या शायद हमारी औद्योगिक प्रगति धीमी रह जाती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, पर ये हमें इतिहास के जो विकल्प होते हैं और उनके जो दूरगामी असर होते हैं, उन पर सोचने को जरूर मजबूर करता है। अच्छे होते हैं, बात बड़े अच्छे होते हैं।